तो कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त मितेश उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए एपिसोड में। ये हमारा थर्ड एपिसोड है और पिछले दो एपिसोड में हमने आपको स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू दिया था, जिसमें हमने वो सारी बातें बताई जो आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी में जानने शुरू करने से पहले जानने की बहुत ही जरूरी होती है। तो दोस्तों, बहुत सारा आपको वेलकम इस नए से एपिसोड में। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, जैसे कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो बेसिक फॉर्मूला आते थे फंडामेंटल में वो भी आपको सिखाए, साथ ही साथ टेक्निकल और जो टूल्स और इंडिकेटर्स के बारे में भी हमने आपको बताया, और जो भी सारे फॉर्मूलाज के साथ हमने आपको सिखाया। तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले जो जरूरी होता है वो सारी बातें हमने एक बेसिक्स एपिसोड 1 और 2 में आपको बता दिए। अब ये जो एपिसोड आ रहे हैं वो ये सारे थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, और दोस्तों आपको इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है, थोड़ा भी आपको मिस नहीं करना है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हमने आपको बताई थी, जैसे कि बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लेयर्स क्या होते हैं, मीडियम प्लेयर्स क्या होते हैं, और वो लोग स्टॉक मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे स्टॉक को पंप एंड डंप करते हैं, और हमें उन्हें क्यों रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे भी एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया, जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम आ सकता है। तो इसी के साथ हमारे दो एपिसोड्स खत्म हुए, और अगर आपने वो दोनों एपिसोड मिस किए तो जाके सबसे पहले उन दोनों एपिसोड को अच्छे से देख लो, ताकि आने वाले सभी एपिसोड में स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे थर्ड एपिसोड, जो है मास्टरिंग द मार्केट्स, जो है मास्टरिंग द मार्केट डिकोडिंग द सीक्रेट। इस एपिसोड में हम आपको कैंडल्स के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इन डेप्थ में समझाएंगे। इसके बाद हम सिखाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, और लास्ट में हम आप बात करेंगे कुछ प्राइस एक्शन के बारे में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडल्स के बारे में। देखो दोस्तों, कैंडल्स ही है सब कुछ जो हमें मार्केट का करंट, पास्ट और फ्यूचर का प्रिडिक्शन हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो कैंडल्स को हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू में मैं आपको मार्केट की ओर ले जाता हूं। तो ये रहा, ये ट्रेडिंग व्यू का वेब पेज है, और ये हमने चार्ट पे, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रेडिंग व्यू चार्ट। और जैसे कि यहाँ पे हमने निफ्टी का खोल के रखा है, निफ्टी पे जाते हैं। आप यहाँ पे बेसिकली जो ऑलरेडी हमने ये खोल के रखा है, इसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं हो रहा। और आप यहाँ से अपना अकाउंट भी, गूगल पे अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ बेसिक सी चीज है, जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, साथ ही साथ हम हाइलाइटर को भी स्टार मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे कि ये कैंडल है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कैंडल हो गई, से ये देखो ये कैंडल है, इसका कुछ नाम है दोस्तों, इसका कुछ मीनिंग है। जब भी ये होता है तो क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बेसिकली एक चीज बता दूं, इसको हम हैमर कैंडल के नाम से जानते हैं। जब भी हैमर हैमर कैंडल फॉर्म होती है तो थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट होता है। ये बुलिश क्या है, बियरिश क्या है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे, समझेंगे कैसा क्या होता है। साथ ही साथ हम आपको थोड़ी और कैंडल्स के बारे में बताते हैं,
जैसे कि यहाँ पे हो गया, जैसे कि ये कैंडल जो आप देख रहे हो, ये दोनों कैंडल मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। एक एक ये कैंडल हो गई, एक ये कैंडल हो गई। तो ये दो कैंडल्स को हम बोलेंगे डोजी। फिर ऐसे बहुत सारे जो कैंडल्स है, जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये सारी कैंडल्स है। जो भी लोग नया है, मैं उनके लिए ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि फिर जब हम लेक्चर की शुरुआत करें तो उन्हें क्वेश्चंस ना हो कि कैसे क्या होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, एक मुरुगोजो कैंडल है, जिसका नाम है मुरुगोजो कैंडल। तो कैसे क्या होता है वो पूरा हम इंडेप्थ में समझेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये टाइम टाइम फ्रेम्स है। टाइम फ्रेम्स में अलग अलग टाइम फ्रेम्स का आप देख सकते हो। तो जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, इन सब चीज पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। तो देखो, एवरीडे चार्ट होता है यहाँ पे। आप अगर आपको बड़ा एनालिसिस करना है तो आप डे कैंडल पे भी आ सकते हो, 1 घंटे की कैंडल्स भी देख सकते हो, एक दिन की भी और एक साल की भी आप देख सकते हो। तो ये जो आपको नीचे जो दिख रहा है दोस्तों, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ताकि समझ आए वॉल्यूम किसे कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वॉल्यूम है दोस्तों। ये सारा, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, सब कुछ वॉल्यूम है, ये नीचे वाले। और ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, ये सारे जो है, ये कैंडल्स है। और उसके अंदर कितने ट्रांजेक्शन हुए, ये आपको वॉल्यूम के द्वारा पता चलता है। तो बाकी सारे जो ये टूल्स वगैरह जो है, उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर जरूर जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था, जैसे कि हम लोग ने हमेशा बात किया है एचडीएफसी के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं, थोड़ा सा एचडीएफसी को देख ही लो आप, कितने रुपए पे स्टॉक चल रहा है। जैसे हम तो 100 100 रुपए के एग्जांपल्स दिए, लेकिन दरअसल आप देखे तो एचडीएफसी अभी करंट चल रहा है 2009 1983 रुपीज पे। तो ये रहा एचडीएफसी का स्टॉक। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो इनिशियल लेवल पे जो हमारे चल रहे थे एपिसोड में, जो पार्ट थे, उसमें हमने आपको जो लॉन्ग टर्म की बातें की थी। तो जैसा कि ये हमने 12 मंथ का एनालिसिस लगाया, तो 12 मंथ में आप देख सकते हो दोस्तों, एचडीएफसी का स्टॉक ने, हम्म, मैं इसको थोड़ा और एक्सपांड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, करीबन कुछ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए, 1995 में इस स्टॉक की शुरुआत हुई थी, जब तब ये करीबन कुछ 10 रुपए 20 रुपए के आसपास था। और फिर आज अगर आप उस स्टॉक को देखते हो, करीबन कुछ 25 और 5 मतलब 30 साल, 30 साल के बाद अब जब इस स्टॉक को देखते हो तो ये ट्रेड कर रहा है करीबन कुछ 2000 के आसपास। ठीक है, 2000 जाके आया। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में, जो अब मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि लॉन्ग टर्म में सारी कंपनियां बहुत अच्छी होती है, हमें सिलेक्ट करने में वैसे तो अच्छे अगर हम सेक्टर्स पकड़ते हैं तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको लॉस करवाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ता है। अभी हम जिस चीजों पे बात कर रहे हैं वो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम छोटी सी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। तो और भी बहुत सारी कंपनीज का आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। हम कोई ट्रेडिंग व्यू का प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन कैंडल्स और चार्ट्स को देखने के लिए बहुत ही सारा यूज होता है। और
लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग व्यू को। और भी काफी सारे एप्लीकेशंस है जिसमें आप देख सकते हो, आपका जो स्टॉक ब्रोकर का ऐप होगा उसमें भी आप देख सकते हो। सेम ही चीज हर जगह पे सेम ही प्लेटफॉर्म जैसा रिफ्लेक्ट करेगा आपको। चलिए फिर हम अब टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैंडल्स क्या है। देखो, ये जो भी आपने अभी देखा वो सिर्फ एक ओवरव्यू था। सबसे पहले हम समझेंगे कैंडल क्या होता है। तो सॉरी, मेरा ड्राइंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अ, तो चलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग इसके ऊपर ही आ जाते हैं, जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर। तो अब बात करते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले जान लेना चाहिए हमें कि कैंडल्स क्या होती है। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले कैंडल्स को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो प्रकार की कैंडल्स होती है। एक हो गई रेड कैंडल और एक हो गई ग्रीन कैंडल। देखिए, आप कलर तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली जो ये दो कलर को लोग सिलेक्ट करते हैं। आप कलर अब जो भी चाहो आप लिख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू एंड येलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो कलर चाहिए आप अपना सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो ग्लोबली जो मोस्ट यूज्ड कलर है वो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है ये एक सेलिंग को दर्शाता है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये एक बियरिश यानी कि बियर को दर्शाता है। आने वाले पार्ट में आप समझोगे कि क्यों हम इसको बियर बोल रहे हैं। और ये जो ग्रीन कैंडल है उसको बाइंग की तरह माना जाता है। और यहाँ पे ये एक बुल को सिग्नल करता है। तो ये बियर क्या है, बुल क्या है, वो हम समझेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेलिंग और बाइंग का कैसे रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो जो सेलिंग कैंडल है, मतलब जो रेड कैंडल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड और सेलर। ठीक है। तो इसका जो ओपन है, ओपन प्राइस यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होता है। देखो, मैं आपको इन डेप्थ में और आगे ये जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे ओपन होता है कैसे क्लोज होता है। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि कैंडल की शुरुआत रेड में यहाँ से होती है। उसका उसके बाद वो हाई पे जाता है। उसके बाद वो गिरता है नीचे, एक लो बनाता है और यहाँ पे जाके वो क्लोज करता है। तो जब भी कोई कैंडल ऐसे फॉर्म होती है तो हम उसको कहेंगे बियरिश। एक बियरिश कैंडल है जो सेलिंग को दर्शाती है। उसी तरीके से बाइंग कैंडल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन, और ये बायर्स को इंडिकेट करती है। तो जैसे कि रेड कैंडल की शुरुआत यहां से हुई थी, उसी प्रकार ग्रीन कैंडल की शुरुआत यहां से होती है। हम आगे प्राइस के साथ समझेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ग्रीन कैंडल यहां से स्टार्ट होती है, वो एक लो लगाती है, लो यानी कि नीचे जाता है, और फिर वो एक हाई लगाती है और वापस थोड़ा नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देखो तो ग्रीन कैंडल मतलब कोई भी प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लो 10 रुपए का प्राइस था कोई भी स्टॉक का, उसने यहाँ पे नीचे लो लगाया और ये हो गया 8 रुपए। 8 रुपए पे के जाने के बाद ये वापिस ऊपर गया जो है 20 रुपया, और वापिस थोड़ा नीचे आया तो ये 18 पे क्लोज हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने सबसे पहले लो लगाया यहाँ पे 10 रुपए से 8 रुपए गया, और उसके बाद उसने हाई लगाया जो यहाँ पे आया, और उसके बाद क्लोज हुआ 18 पे। यानी कि एक स्टॉक ने सुबह शुरू किया तब 10 रुपए पे था, और शाम को जब क्लोज हुआ मार्केट तब वो 18 पे चल रहा था। मतलब ये एक प्राइस राइज की इंडिकेशन है जिसको ग्रीन कलर इंडिकेट करता है, और इसको हम बुलिश भी कह सकते हैं।
कि मार्केट आज बुलिश रहा है। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में इंडेक्स कह लो या फिर स्टॉक्स को कह लो, जब भी प्राइस राइज होता है तो हम उसको कहेंगे बुलिश। और जब भी मार्केट, जैसे कि यहाँ पे उसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि शुरुआत में जब मॉर्निंग हुआ तो ये स्टॉक 18 रुपए पे था, फिर इसने एक हाई लगाया 20 रुपए पे और नीचे जाके गिरा 8 रुपए पे और फिर वापिस वो क्लोज हुआ दोपहर के बाद तो 10 रुपए पे क्लोज हुआ। तो इसकी जो जर्नी रही वो 18 रुपए से डाउन जाके 10 रुपए पे पहुंच गई। तो ये मार्केट में फॉल का इंडिकेशन करता है। तो फॉल को हम सेलिंग भी कह सकते हैं कि आज मार्केट में सेलिंग हुई। देखो क्यों सेलिंग, क्या बाइंग, वो सारी चीजें हम इंडेप्थ में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझो, आने वाले लेक्चर्स में आप एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ लोगे। तो सेलिंग को हम बियरिश कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। अभी हम समझते हैं इसकी कुछ और बातें कैंडल्स के बारे में जो हमने आपको यहाँ पे बताई। अब थोड़ा इन डेप्थ में हम आपको ले जाते हैं। तो जैसे कि हमने ग्रीन कैंडल्स के बारे में समझा, तो ये जो पोर्शन है, ये जहाँ पे पूरा कलर है, इसको हम कहेंगे एक कैंडल की बॉडी। एक कैंडल का बॉडी है, ठीक है। और आपको ये जानना है कि ये इसकी बॉडी है यहां से यहां तक की, और ये जो पतली डंडी है, जो ये पतली लाइन है, ठीक है, इसको हम जानेंगे वीक के नाम से। इसको हम कहेंगे वीक, ठीक है। और ये जो नीचे है ये भी है वीक। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने आपको जो बताया था कि सबसे पहले ग्रीन कैंडल में यहाँ पे शुरुआत हुई जैसे कि 92 पे। तो इसने स्टार्ट किया और फिर इसने लो लगाया, 90 की प्राइस तक गया और वापिस ये ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट है, ये जो खाली रह गया, मतलब नीचे जाके वो वापिस ऊपर आ गया। वहां पे उसने वॉल्यूम क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्लोज नहीं किया, इसके वजह से एक पतली वीक बन गई। और जहां पे वॉल्यूम फॉर्म हुआ, जहां पे वॉल्यूम बना, जहां पे बाइंग और सेलिंग का ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे इतने से पोर्शन पे बाइंग और सेलर दोनों मिले, मतलब कि यहाँ पे आप कह लो कि 92 पे जब स्टार्ट हुआ तो सेलर्स ने मार्केट में सेलिंग को दर्शाया, लेकिन वहां पे बाइंग करते करते ये लोग मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई और ये लोग सेलर्स यहां से भागते भागते ऊपर चले गए और वापस 92 पे आ गए। तो 90 से लेके 92 पे बहुत ही एकदम माइनर ट्रांजेक्शन हुए और उतने ट्रांजेक्शन नहीं हुए कि एक बॉडी को बना सके, ऐसी चीज को बना सके जिसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी को फॉर्म नहीं कर पाए ये लोग। और उसी प्रकार जब ऊपर गया तो 100 रुपए पे गया, लेकिन वहां पे उतने बायर सेलर नहीं हुए और जिसकी वजह से वापिस नीचे आ गए जहां पे बायर्स और सेलर्स थे। मतलब आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे 100 बायर थे और 100 सेलर थे, और नीचे जब 90 पे गया तो यहाँ पे 150 बायर्स आ गए और 50 ही सेलर्स थे। तो कम सेलर्स होने की वजह से डिमांड बढ़ गई और यहाँ पे मान लो सिर्फ 10 का ट्रांजेक्शन हुआ, सिर्फ 10 स्टॉक सेल हुए और बाकी के जो थे, मतलब ये जो 40 थे वो भी वापिस यहाँ पे आ गए 140 पे। अब ये जो थे, ये लोग को 90 पे नहीं मिला, 90 की प्राइस पे, इसलिए इनको लगा अब डिमांड बढ़ रही है क्योंकि सेलर्स भाग रहे थे। तो डिमांड बढ़ते बढ़ते अब ये लोग ने भी यहाँ पे ऑर्डर लगा लिया। तो जैसे कि यहाँ पे 140 हो गए, यहाँ पे 100 ऑलरेडी थे और यहाँ पे और 150 मिल गए, तो ये हो गए 250। और 250 लोगों को बाई करना है और 140 लोगों को सेल करना है। तो यहां से फिर शुरू हुआ बाइंग और सेलिंग का ट्रांजेक्शन और ऐसे एक बॉडी फॉर्मेट हुई जहां तक सेलर्स थे। अब ऊपर गए, ऊपर जाते जाते यहाँ पे आप कह लो 100 पे, अब 100 पे जो बाइंग करने वाले थे
वो सिर्फ 50 थे और जो सेलर थे वो थे 250। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो थे बायर कम हो गए, बायर 50 हो गए और सेलर बढ़ गए 250, क्योंकि जो लोग ने यहाँ पे बाई किया है वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे सेलिंग के लिए आ जाएंगे। अब बायर की मात्रा कम हो गई और सेलर्स की मात्रा बढ़ गई, तो क्या होगा कि यहाँ पे अब 100 पे खरीदने वाले कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे प्राइस जाने के बाद वो नीचे फॉल आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर्स है, 96 पे बायर्स अब आ गए, 96 पे है 150 बायर। तो ये जो सेलर्स है उनको कहीं ना कहीं पे एग्जिट करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो लोग सेल करते करते यहाँ पे आके वो प्राइस को क्लोज कर दिया। तो ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसी प्रकार से रेड कैंडल भी बनती है। देखो मैं आपको बहुत ही इनडेप्थ में समझा रहा हूँ, शायद आपको एक बार में ये चीज समझ में ना आए, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखोगे, आप सीखोगे तो इस चीज को अच्छे से समझोगे। और जब तक आपको समझ ना आए वापिस आप एक बार और देखिए, मैं आपको वापिस इसकी समरी दे देता हूँ। जैसे कि ग्रीन कैंडल में ये जो पोर्शन है ये बाइंग और सेलिंग जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको दर्शाता है, उसको हम कहते हैं बॉडी। ये बॉडी है जहां पे ग्रीन कैंडल ओपन होती है एक प्राइस पे, मतलब 92 पे ओपन हुआ, उसने एक लो बनाया, लेकिन वहां पे बायर्स ज्यादा होने की वजह से और सेलर्स कम होने की वजह से प्राइस ऊपर चली गई। देख, और यहाँ पे बाइंग सेलिंग एग्जीक्यूट होते होते और थोड़ी ऊपर हो गई क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे सेलर्स बढ़ गए, सेलर्स की मात्रा बढ़ गई और बायर्स की मात्रा कम हो गई, तो उसकी वजह से प्राइस ने थोड़ा और नीचे आ गया और लास्ट में ये क्लोज हुआ 96 पे। मतलब कोई कैंडल ने 92 पे शुरुआत की, 90 इसने लो लगाया, मतलब जो सबसे ज्यादा जहां पे वो नीचे जाएगा उसको हम लो से इंडिकेट करेंगे। फिर वापस 92 पे आया, 92 से उसने हाई बनाया, हाई बनाते बनाते वो ले गया 100 तक और फिर वो वापस नीचे आया और इसने 96 पे क्लोज किया। तो ये जो मूवमेंट है जो 92 से लेके जो 96 तक का है, ये जो है जहां पे अभी भी बायर और सेलर मौजूद है, जहां से नीचे आने नहीं दे रहे, मतलब 92 से नीचे जाने नहीं दे रहे और 96 के ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो ये जो बीच में जो बैठे हैं बायर सेलर, जो ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, जो कोई खरीद रहा है कोई सेल कर रहा है, ये एक बॉडी क्रिएट करता है और ये बॉडी वही चीज है जो कैंडल हमें जिन्हें कहते हैं। तो ये हो गया बाइंग का पर्सपेक्टिव, ये हो गया एक बुल के बारे में जिसको हम कहेंगे बुलिश। अब हम बात करते हैं बियरिश। देखो मैं आपको एकदम ब्रेक डाउन में समझा रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आने वाले लेक्चर्स में आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे, फिर हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है। अब हम बियरिश की बात करते हैं। तो बियरिश कैंडल क्या होती है? तो यहाँ पे 96 से एक कैंडल की शुरुआत होती है और वो कैंडल एक हाई लगाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एचडीएफसी का स्टॉक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एचडीएफसी का जो स्टॉक है मॉर्निंग में 9:15 को शुरू हुआ, 96 के प्राइस पे था और 96 से वो चला गया 100 पे और 100 से वो सीधा नीचे आ गया 90 पे और वापिस वो क्लोज हुआ 92 पे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्म हुआ है ये उसकी बॉडी है। रुको, रेड कलर में, रेड कलर मैच हो रहा है, यहाँ पे कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो 96 से शुरुआत की, इसने हाई लगाया 100 तक, वापिस नीचे गिरा 90 तक और वापिस वो क्लोज हुआ 92 पे। मतलब एचडीएफसी की सुबह मॉर्निंग में शुरुआत हुई तब वो 96 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, फिर उसने सुबह 100 तक गया वो स्टॉक और उसके बाद दिन के दरमियान में वो नीचे फॉल हो गया, डाउन चला गया, सेलर्स आ गए बहुत सारे, तो थोड़ा मूवमेंट आ गया 100 रुपए से 90 रुपए तक और फिर वापिस उसने थोड़ा अप दिखाया, थोड़े बायर्स आए और 92 पे वो क्लोज हुआ। तो ये जो चीज आप बीच में जो देख रहे हो, तो इसको हम कहेंगे इसकी बॉडी, जहां पे एक्चुअल में
एक ट्रांजेक्शन, एक वॉल्यूम फॉर्म हुआ है जहां पे बायर और सेलर मिले हैं और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन होता है, जब बायर और सेलर मिलते हैं, तब जाके एक बॉडी फॉर्म होती है। नहीं तो अगर बायर और सेलर अप डाउन है या फिर कह लो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस में बनता है ये वीक, जिसको हम वीक के नाम से जानेंगे। ये अपर वीक हो गया और ये लोअर वीक हो गया। ठीक है, तो ये हमने बात की बियरिश कैंडल के ऊपर। और ये अभी हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये वन डे की कैंडल है। वन डे की कैंडल को हमने समझा है। आने वाले लेक्चर में हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे, टुकड़ों में समझेंगे। तो जैसा कि हमने इसके अंदर समझा, ये रेड कैंडल की बॉडी है। ठीक है, ये रेड कैंडल की बॉडी है। थोड़ा मेरा ड्राइंग वैसा है दोस्तों, तो आप समझ लेना। और इसको हम बियरिश के नाम से जानेंगे, जहां पे सेलर्स आए, सेलर्स की मात्रा ज्यादा थी और किसी प्राइस का स्टॉक नीचे गिर गया। यहाँ पे बुल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर की मात्रा ज्यादा थी और स्टॉक का प्राइस 90 से 100 चला गया। और यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉक था जिसमें सेलर्स ज्यादा आ गए, मतलब सेलर्स जीत गए और 100 रुपए का स्टॉक 90 पे चला गया। तो जब भी किसी भी स्टॉक में 92 से 100 तक जाएगा, मतलब हम कहेंगे यहाँ पे एक बायर आ गया। ठीक है, और जब भी कोई स्टॉक दिन के दरमियान में 100 से 90 पे चला जाएगा, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे सेलर्स आ गए। तो बायर्स और सेलर्स ही ये जो मार्केट में मूवमेंट लाते हैं, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैंडल्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो जैसे कि हमने इसके अंदर सीखा, कैंडल की बॉडी क्या होती है। तो ये बॉडी है कैंडल्स की। और एक ही मिनट, मैं ड्राइंग में थोड़ा वीक हूँ, कोई बात नहीं, यही से हम समझ लेते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि ये बॉडी है, ये हो गई उसकी वीक। ठीक है, उसी प्रकार ग्रीन में, तो रेड को हम इंडिकेट करेंगे सेलर के नाम से और ग्रीन को हम इंडिकेट करेंगे बायर के नाम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बुलिश मरु बोजू। बुलिश मरु बोजू एक ऐसी कैंडल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बायर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो, बाइंग बाइंग तब भी हो सकता है जब वहां पे कोई ना कोई सेलर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाइंग करने के लिए 1000 जन है, लेकिन सेल करने के लिए सिर्फ 100 जन है। तो ये टाइम पे क्या होता है, हमने पिछली स्लाइड्स में ये सीखा था कि जब भी बायर्स की मात्रा बढ़ जाती है, जब भी बायर्स की मात्रा बढ़ जाती है, सेलर्स की मात्रा कम हो जाती है, तो प्राइस ऊपर चला जाता है। और जब भी बायर की मात्रा कम हो जाती है और सेलर की मात्रा बढ़ जाती है, तब प्राइस नीचे गिर जाता है। तो वही चीज में यहाँ पे मेजोरिटी जो आया है, ये देखो, ये सिर्फ यहाँ पे बॉडी है। मोरूबुजू कैंडल हम उसको कहेंगे जहां पे कोई वीक दिख नहीं रही है। देखो, ये ऊपर और नीचे कोई वीक है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर को माना जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड, इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग डिमांड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आया कि प्राइस 90 से सीधा 100 चला गया, इसको हम कहेंगे बुलिश मोरीबोजो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बियरिश मोरूबोजो। अब मोरूबोजो एक ऐसी कैंडल है जहां पे वीक आपको नहीं मिलेगा, कोई वीक नहीं है। बाकी सारी जो कैंडल्स है उसमें आपको छोटा बड़ा ऐसा वीक आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का वीक नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी मिलेगा, मतलब इसका कोई पैर और धड़ नहीं है। बिना पैर और धड़ के कोई स्टॉक या तो ऊपर जा रहा है या तो वो नीचे जा रहा है। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल फॉर्म होती है, जैसे कि हमने आपको उसके अंदर भी दिखाया था,
यहाँ पे एक मोरूबोजू कैंडल का हमने फॉर्मेशन आपको दिखाया था निफ्टी इंडेक्स में। यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रही है। चलिए ढूंढते हैं थोड़ा बहुत। देखो सारी कैंडल्स में आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक आपको वीक दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो मोरूबोजू कैंडल है, यहाँ पे आपको वीक नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक मोरूबोजू कैंडल है। ये जो कैंडल है वो मोरूबोजू कैंडल है, जिसकी ना तो कोई वीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल ने उसके बाद बहुत ही अच्छी मूव दी है। तो ये ग्रीन मोरूबोजू कैंडल है, मतलब के बायर्स यहाँ पे बहुत सारे मौजूद है। तो ये लाइव चार्ट में मैंने आपको दिखाया मोरूबोजू कैंडल कैसे होता है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे शीट्स पे। तो जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ बॉडी मौजूद होती है और यहाँ पे कोई भी प्रकार की विक नहीं होते हैं। तो जब भी ऐसी कोई कैंडल बनेगी, हम उसको, अगर ग्रीन कैंडल ऐसी बन रही है तो हम उसको कहेंगे बुलिश मोरूबोजू, और जब भी रेड कैंडल बनेगी तो हम कहेंगे बियरिश मोरूबोजू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं स्पिनिंग टॉप की। देखो स्पिनिंग टॉप एक ऐसी कैंडल है जहां पे इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है। देखो अभी आपको बॉडी और वीक के बारे में तो पता चल ही गया है। ठीक है, अब इसकी जो आप बॉडी देखोगे वो बहुत ही छोटी है। उसी में आप ग्रीन में भी देख लो, इसको हम स्पिनिंग टॉप के नाम से जानेंगे। ये कैंडल एक इनडिसिसिव चीज को दर्शाती है। इनडिसिसिव यानी कि जिसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, मतलब जो एक कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि ये, इसका वीक देखो, इसका वीक इतना लंबा है, यहाँ पे भी एक वीक इतना लंबा है। जैसे कि अगर हम देखें कि ये स्टॉक ने, मतलब यहां से ओपन किया, क्योंकि रेड में ओपन, ये इसका हाई लगाया, यहाँ पे इसने लो लगाया, और फिर वापिस यहाँ पे इसने क्लोज किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्टॉक प्राइस ओपन हुआ 96 पे, 100 पे इसने हाई लगाया, और इसने लो लगाया 90 पे, और वापिस 95 पे क्लोज हुआ। तो अब देख लो, ये स्टॉक के प्राइस के ऊपर सिर्फ 1 रुपए का फर्क आज आया है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज का फर्क। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। जब भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, एक मूरी बाजू में जैसे कि कोई स्टॉक ने 90 से 100 लगाया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो बहुत सारे थे, मतलब बायर्स मजबूत थे। और उसी प्रकार रेड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स मजबूत है, मतलब बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके प्राइस के ऊपर सिर्फ 1 रुपए का फर्क आया है। तो ये हमें डिसीजन लेने में बहुत ही कंफ्यूजन प्रोवाइड करता है, और हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कल सुबह उठ के अगर हमने सोचा कि ये 1 रुपए गिरा है तो अभी और भी आगे गिरेगा, लेकिन क्या पता यहाँ पे बायर की संभावना हो सकती है जो ये प्राइस को ऊपर ले जाए। ठीक है, या फिर हमने सोचा कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से सेलिंग हो सकता है, या फिर हमने इस स्टॉक को खरीद लिया।
बायर है यहाँ पे, इसलिए हम खरीद लेते हैं, लेकिन ये स्टॉक वापिस नेक्स्ट डे पे गिर सकता है। तो ये जो कैंडल है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और इसको हम स्पिनिंग टॉप के नाम से जानेंगे। जैसे कि हम बचपन में जो खेला करते थे, एक स्पिनिंग जो ऑब्जेक्ट था जिसको हम स्पिन किया करते थे, तो ये उसी के जैसा दिखता है और इसको इसलिए वो नाम दिया गया है। तो उसी प्रकार ग्रीन कैंडल में भी ऐसा होता है, एक स्पिनिंग टॉप होता है, जहां पे यहाँ पे इसने ओपन किया, यहाँ पे इसने ओपन किया, यहाँ पे इसने लो बनाया, ये इसका हाई है, और यहाँ पे इसने क्लोज किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसने ओपन किया 94 पे मान लो, ठीक है, इसने लो बनाया 90 पे, ये हाई गया 100, 5 की जगह 0 हो गया 94, ठीक है, और इसने जो क्लोज किया वो है 95। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिर्फ 1 रुपए से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत ही पतला है, और इसको हम स्पिनिंग टॉप के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पिनिंग टॉप। सबसे पहले हमने सीखा मुरुबुजु कैंडल, फिर हमने सीखा स्पिनिंग टॉप। अब हम आ जाते हैं डोजी पे। देखो दोस्तों, डोजी तो एक इतना बड़ा इंडिसिजिव कैंडल है, जैसे कि स्पिनिंग टॉप में तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भी बॉडी दिख रही थी, ठीक है, ये एक बॉडी है, भी बहुत बॉडी है, यहाँ पे भी बॉडी है, और विक थोड़ा सा है। यहाँ पे देखो आप, कोई बॉडी ही नहीं है, यानी कि आप कह लो कि ये स्टॉक ने मूवमेंट सिर्फ 15 पैसा, 20 पैसा, इतना ही मूवमेंट दिया है। ज्यादा से ज्यादा इसने 0.10 पैसे का मूवमेंट दिया है। तो ये जो भी ऐसी कैंडल्स होती है उसको हम डोजी के नाम से जानेंगे। ये भी एक इनडिसिजिव को दर्शाती है, और जहां पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमने कोई डिसीजन लिया तो शायद हम सही हो सकती है, लेकिन ज्यादातर गलत होने के चांसेस है, क्योंकि हमें यहाँ पे बायर और सेलर के बारे में पता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, स्पिनिंग टॉप और डोजी में इतना फर्क है कि स्पिनिंग टॉप का थोड़ा बहुत बॉडी होता है, लेकिन डोजी में बिल्कुल भी बॉडी नहीं होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा मार्केट के ऊपर देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अ, ये जो है दोस्तों, ये एक स्पिनिंग टॉप है। ये मोरूबुजू कैंडल था। मैं आपको यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप दिखाता हूँ। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है स्पिनिंग टॉप का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये एक स्पिनिंग टॉप को दर्शाता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया आपको, डोजी कैंडल, तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, ये दोनों एक इंडिसीजन को दर्शाते हैं। जैसे कि ये हो गया डोजी कैंडल, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये हो गया डोजी कैंडल, ठीक है।
इसमें आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये ये एक और थोड़ा डोजी कैंडल जैसा फॉर्म हुआ है जिसमें हम कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन ये एकदम परफेक्ट डोजी नहीं है। मैं आपको थोड़ा और परफेक्ट डोजी दिखाने का ट्राई करता हूँ, एक परफेक्ट डोजी कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया एकदम परफेक्ट डोजी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ना, इसकी बॉडी है और इसके अंदर से वीक और वीक है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे मैं आपको ला के दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है ये एकदम डोजी कैंडल है, और जैसा कि आप देख सकते हो इसको कोई भी बॉडी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको बायर और सेलर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे शायद बायर भी ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं और सेलर भी ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये एक थोड़ा इनडिसिजिव वाला हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे ये हो गया एक स्पिनिंग टॉप हो गया, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे मैं आपको ढेरों सारे एग्जांपल दे सकता हूँ दोस्तों। देखो ये हो गया एक डोजी, ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर का पता हम नहीं लगा सकते। हाँ, आप शायद वॉल्यूम को देख के ये बता दो कि यहाँ पे बायर प्रेजेंट है या फिर सेलर प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये एक इनडिसिजिव को दर्शाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया डोजी, यहाँ पे एक इनडिसिजिव को दर्शाने वाली चीज है ये कैंडल की। तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो डोजी को हम ध्यान रखेंगे। और डोजी एक ऐसी कैंडल है जहां पे हमारा डिसीजन गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो डोजी पे हम शायद ही ट्रेड करें, जब भी हमारे फेवर में जाने का हमें लगता है वॉल्यूम के हिसाब से, तब हम डोजी में ट्रेड कर सकते हैं। और आगे और भी काफी सारी ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न आएगी जहां पे हम डोजी को यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग टूल की तरह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल एक ऐसी चीज है जहां पे बाइंग को दर्शाया जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। यहाँ पे इसके नीचे समझो, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई, ये ग्रीन कैंडल है ओपन, ठीक है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये जहाँ पे ये पतली वीक है, और ये इसका क्लोज है। तो समझो यहाँ पे जब ये ओपन हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुआ, मतलब इतने पोर्शन पे। जब इतने पोर्शन पे स्टॉक की प्राइस आई थी, लेकिन बायर्स ने सडनली इतना बड़ा मूवमेंट दिया कि यहां से सेलर सारे भाग गए और उसने प्राइस को खींच के वापस ऊपर ले गया। मतलब 92 पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो 90 तक गया, लेकिन इतने सारे क्वांटिटी में बायर मौजूद थे यहाँ पे कि 90 पे ज्यादा वो ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाए और वापस ये 92 पे ले गए, जहां से फिर बायर 90 से 92 पे आए और इस चीज को हाई पे ले गए। यानी कि आप कह लो कुछ 100 पे ले गए और वापस इसने क्लोज किया 99.5 पे। मतलब यहाँ पे एकदम पतला सा वीक है, ठीक है। तो ये हो गया हैमर कैंडल। हैमर कैंडल ऐसा भी दिखता है, देखो ये परफेक्ट हैमर जैसा शेप। देखो ये सारे नाम उस कैंडल को देख के बनाए जाते हैं। तो ये देखो आप एकदम आपको हथौड़े जैसा लग रहा है, तो जो भी ऐसा हथौड़े जैसा कैंडल है वो दर्शाता है कि बायर की मात्रा ज्यादा है। मतलब कि सेलर सिर्फ 500 है और बायर 10,000। तो जब भी ऐसी चीज होती है तो सेलर भाग जाते हैं। देखो बाइंग और सेलिंग का मैं आपको एक बेसिक और थोड़ा चीज बता देता हूँ। बायर सेलर, जब भी
बायर की मात्रा बढ़ जाएगी तो सेलर की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्या कोई मुझे बता सकता है कि जब भी बायर की मात्रा बढ़ जाएगी और सेलर की मात्रा कम हो जाएगी? क्यों? क्योंकि देखो, बायर यानी कि जो स्टॉक को बाय करता है और सेलर यानी कि जो स्टॉक को सेल करता है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होने के लिए, मतलब यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है, ये बंदा बोल रहा है कि मुझे स्टॉक खरीदना है, उसको बाय करना है, और ये बंदा बोल रहा है कि मुझे स्टॉक को सेल करना है। तो जब भी ऐसा होगा कि ये इंसान ने ये चीज बाय कर ली, तो इन फ्यूचर में जाके जब प्राइस बढ़ेगा तो ये सेल करेगा। देखो, प्राइस बढ़ेगा कम होगा वो सब नहीं पता अभी हमें, सिर्फ ये समझने के लिए समझो कि पहले बाय करेगा ये बायर और बाद में ये सेल करेगा। उसी हिसाब से अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पहले सेल कर सकते हो। देखो, डिलीवरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर कोई सेलर है तो वो पहले सेल करेगा और बाद में वो बाय करेगा। देखो, ये साइकोलॉजी हमें समझनी बहुत जरूरी है। शायद शुरुआत में आपको ये चीज समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सेलर पहले सेल कर रहा है या फिर ऑलरेडी उसके पास स्टॉक है और बाद में जाके वो उसी स्टॉक को खरीद रहा है, अगर वो पहले सेल कर रहा है तो अगर इसने 100 रुपए में कोई चीज बेची, ठीक है, और इसने 100 रुपए में वो चीज खरीद ली, अब 2 दिन बाद या फिर उसी दिन शाम को ये स्टॉक पहुंच गया 150 पे, तो बायर का तो प्रॉफिट है, बायर का प्रॉफिट है, लेकिन सेलर का लॉस है। देखो, किसी का लॉस यानी किसी का प्रॉफिट, ठीक है, और किसी का प्रॉफिट यानी किसी का लॉस। यही तो शेयर मार्केट है, समझ रहे हो आप? स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा दे रहा है सबको। गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बांट रहा है पैसा, ठीक है। ये जो बायर और सेलर्स जो है, वही आपस में एक दूसरे के साथ बाइंग और सेलिंग करते हैं, और उसके वजह से जो मूवमेंट आती है उसी चीज को एग्जीक्यूट करते हुए सब लोग पैसा बना रहे हैं या फिर गंवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक बायर है, ठीक है, और एक सेलर है। तो सेलर का जो लॉस है वो बायर का प्रॉफिट है, ठीक है। और अब अगर सेलर प्रॉफिट कर रहा है तो बायर लॉस करेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साइमल्टेनियसली चीजें हैं जो चल रही है। 1 ही मिनट दोस्तों।
तो यहाँ पे हैमर कैंडल के बारे में हमने सीखा। तो हैमर कैंडल एक ऐसी चीज है जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और आप जो हमारी प्लेलिस्ट है, आप हमारी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहां पे है मास्टर कैंडलस्टिक पैटर्न करके, आप वहां से भी सीख सकते हो। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। जैसे कि थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग। और ये जो कैंडल है, हैमर कैंडल, ये आपको दोनों चीज में दिख जाएगी। मतलब रेड में भी दिख सकती है, ग्रीन में भी दिख सकती है। जैसे कि ये हो गया, देखो ये एक हैमर है, ठीक है, ये एक हैमर कैंडल है। फिर ये भी एक छोटा सा हैमर है। तो ये भी एक हैमर है, ये एक हैमर है, ये एक हैमर है। तो जो भी आपको हैमर जैसा दिख रहा है उसको हम हैमर कैंडल बोलेंगे। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। अब डोजी भी, डोजी आपको शायद सिमिलर लग सकता है, लेकिन जिसकी डोजी में देखो पतली बॉडी होती है, ठीक है, और हैमर में थोड़ी ज्यादा बॉडी होती है। तो चलिए अब देखते हैं। हैमर कैंडल जो है जनरली बायर को सजेस्ट करते हैं। मतलब अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग की ओर जा सकते हो, बाइंग की तरफ देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे इसने लो बनाया, ये इसका हाई है, ये वीक, और यहाँ पे इसने क्लोज किया। मतलब ये जो इसका बॉडी है, बॉडी आप देखो ग्रीन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर का प्रेजेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी बायर है और प्राइस ऊपर गई है। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स को खत्म कर दिया और इसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसके बाद आप थोड़ा और इसको अप की तरफ देख सकते हो, आप बाइंग के लिए जा सकते हो। इसी प्रकार ये रेड में भी बन सकता है। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसको और भी इन डेप्थ समझेंगे। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। जिस प्रकार ये सिंपल हैमर है, जैसे कि ये सीधा हैमर है, ठीक है, ये सीधा हैमर है, लेकिन आप यहाँ पे देखो ये एकदम उसका उल्टा है। तो उल्टा हैमर जो है ये भी एक रेड कलर और ग्रीन कलर का हो सकता है। जो सिंपल हैमर है वो प्राइस को अप की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहा है। उसी प्रकार से ये जो इन्वर्टेड हैमर है वो स्टॉक को डाउन की तरफ मूव करने में बढ़ता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका ओपन और क्लोज। तो इसका ओपन और क्लोज अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इसने यहाँ पे इसने ओपन बनाया, यहाँ तक ये हाई गया, और यहाँ पे इसने लो बनाया, और यहाँ पे इसने क्लोज किया। देखो अगर ये चीज जो मैंने आपको बताई ये रेड कलर में हो सकती है, और अगर ये ग्रीन कलर में है तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे ओपन किया है। देखो इन्वर्टेड हैमर जो है वो सेलिंग को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ओपन का एग्जांपल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इसने ओपन किया, यहाँ से फिर इसने हाई बनाया, लोगों को ट्रैप किया, जो मैनिपुलेशंस के बारे में हम सीख रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा ये लेक्चर थोड़ा एडवांस बनते जा रहा है। तो एक ही कैंडल्स में बहुत सारी चीजें फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो आपको हर एक कैंडल पे क्यों फोकस करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझो ऐसा कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई बनाया, वापिस इसने एक लो लगाया जो ओपन से भी नीचे था, और ये वापिस इसने थोड़ा बॉडी बनाया, मतलब वापिस इसने थोड़ा अप किया। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है तो ये एक इन्वर्टेड हैमर को दर्शाता है, जहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स की मात्रा ज्यादा है। भले ये ग्रीन दिख रहा है हमें, लेकिन ये जो पोर्शन है ये पूरा सेलर्स है, समझो। भले आपको यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं, समझो बायर्स सिर्फ इतने हैं, लेकिन आप देखो
कि ये चीज यहाँ पे ऊपर इतनी चली गई, उसके बावजूद ये चीज नीचे आ गई। तो कोई भी चीज तभी नीचे आती है जब सेलर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स की मात्रा ज्यादा है और बायर्स कम है। हाँ, एट द एंड अल्टीमेट में इसने ये ग्रीन बॉडी बनाई है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ग्रीन बॉडी सिक की जो साइज है, मतलब ये मान लो कि 92 है और ये 94 है, लेकिन ये जो हाई है ये 100 है। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ये 6 रुपीज का डिफरेंस है। मतलब सेलर जिन्होंने सेल किया है उन्होंने 6 रुपीज का डिफरेंस ला दिया, जबकि बायर सिर्फ 2 रुपीज का डिफरेंस ला सके। तो आप अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सेलर्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें ऐसे एनालाइज करना है। यहाँ पे भी देखो आप, ये जो स्टॉक है, मान लो ये मोरूबुजू कैंडल बनने की शुरुआत की थी और मोरूबुजू कैंडल बनने के लिए ये ऊपर तक गया, ठीक है। लेकिन जैसे ये मोरूबुजू कैंडल बनने लगा, वहीं पे यहाँ पे जब ये स्टॉक का प्राइस पहुंचा, इतनी मात्रा में सेलर आ गए, इतनी मात्रा में सेलर्स आ गए कि इसने इस स्टॉक को वापस यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। आप समझ रहे हो, अगर ये सेलर्स यहाँ पे नहीं होते तो फिर शायद ये मुरुबुजु कैंडल बन जाता है। ये जो ये जो पूरा जो है ये बॉडी फॉर्म हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन सेलर्स की मात्रा इतनी बढ़ गई कि देखो, जब मैं आपको रियल में जब बताऊंगा, पूरे मार्केट को हम एनालिसिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आप सिर्फ ये कैंडल देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, जब हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इन्वर्टेड हैमर जो सेलर को दर्शाता है और जहां पे हम कह सकते हैं ये एक बियरिश चीज को भी दर्शाता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर हो गई बियरिश कैंडल और ये कैंडल सिंपल हैमर हो गई बुलिश कैंडल। तो अब आपको पता चल रहा है बुलिश और बियरिश के बारे का डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन। देखो हैंगिंग मैन कुछ ऐसा दिखता है। हैंगिंग मैन यानी लटकता हुआ इंसान। तो ये लटक रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी है और ये इसका बीक है। तो हैंगिंग मैन जो है ये दर्शाता है कि अब मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है। अब मार्केट की नीचे गिरने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है। देखो इसको हम ऐसे समझेंगे कि पहले थोड़े से बायर्स आए और फिर आए थोड़े सेलर, इन दोनों का युद्ध चला। और बायर आए और सेलर आए और बायर आए और सेलर आए और बायर आए और सेलर आए। ये घमासान युद्ध चलने लग गया। अब जब घमासान युद्ध चलने लगा, आखिर में हार गए बायर, बायर्स हार गए और सेलर जीत गए, ठीक है। सेलर्स विन कर गए। इसलिए ये जो आप कैंडल का फॉर्मेशन जो दिख रहे हो, ठीक है, ये कैंडल के फॉर्मेशन में ऐसा हो सकता है कि जब ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है तो ये चीज ऐसे दिखती है। ये सारी कैंडल्स है, ये कैंडल्स है, ठीक है। ये एक अप ट्रेंड है, हम आगे आपको ट्रेंड भी सिखाएंगे। और ये कैंडल जब ऐसे फॉर्म होती है, ये हो गया हैंगिंग मैन, ठीक है। ये एक हैंगिंग मैन जो चीज है ये मार्केट में रिवर्सल का संकेत देती है। संकेत यानी कि अब बायर का पावर खत्म हो गया, बाइंग का जो पावर था वो यहां तक का था और अब आने वाली है डाउनफॉल। अब धीरे धीरे मार्केट गिरने वाली है। तो हैंगिंग मैन जो है वो दर्शाती है एक बियरिश मूवमेंट को। देखो अभी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद आ जाएगी।
या फिर आप अपनी एक नोट्स भी बना सकते हो जहां पे आप लिख सकते हो कि बियरिश का क्या होता है, बुलिश का क्या होता है, कैसे क्या मूव करता है। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया है कि कैसे ये चीज दिखती है। ठीक है, जब हम मार्केट में सीखेंगे, जब हम कैंडल्स को पढ़ेंगे, लाइव में स्टडी करेंगे, तब ये चीज और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया हैंगिंग मैन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बियरिश एनगल्फिंग की, और उसके बाद हम बात करेंगे बुलिश एनगल्फिंग की। ठीक है, अब बियरिश एनगल्फिंग का मीनिंग ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ पे बायर्स आए। बायर्स ने, हम बात करते हैं HDFC के स्टॉक की। ठीक है, HDFC का स्टॉक 100 रुपए का था। 100 रुपए पे HDFC का स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद ये चीज चली गई 105 पे। सॉरी, यहाँ पे 105 पे ओपन हुई। उसके बाद उसने नीचे लो लगाया 100 पे, वापिस ये ऊपर चली गई 115 पे, और वापिस इसने क्लोज किया 110। ठीक है, अब ये जो सबसे पहली जो कैंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने स्पिनिंग टॉप को दर्शाया है। स्पिनिंग टॉप यानी क्या था? एक इंडिसिजिव कैंडल थी। ठीक है, इंडिसिजिव कैंडल को दर्शाया, मतलब यहाँ पे क्या है, अभी तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बायर का प्रेजेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस 105 से चली गई है 110। तो अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर का प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा फील हो रहा है ये आपको, इसका बॉडी की। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वीक है वो, और जो बॉडी का जो लेवल है, ये दोनों का मात्रा सेम है। ठीक है, तो ये इनडिसिजिव कैंडल हो गया, मतलब हमें पता नहीं है, जितने बायर है उतने ही सेलर है। ठीक है, तो अब इसके ये कैंडल्स के बाद हम वेट करेंगे क्या होता है। अब ये जो यहाँ पे हमें दिखाया था कि बायर प्रेजेंट है। ठीक है, कितने प्रेजेंट थे? तो भाई इतने प्रेजेंट थे कि जो स्टॉक में 5 रुपए की मूवमेंट ला सकते हैं। अब ये जो कैंडल है, अब हम सेकंड कैंडल पे आ जाते हैं। ये पहली कैंडल थी और ये सेकंड कैंडल। इसके बाद, अब ये तो इंडिसिजिव थी तो अभी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसके बाद जो फॉर्म हुआ वो ड्रेस्टिकली फॉल हो गया। देखो, सीधा 110 से ये गया होगा कुछ 112 पे, 112 से ये चीज आ गई 98 पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्टॉक करीबन कुछ 14 रुपए से गिर गया। 40 रुपीज माइनस हो गए ये स्टॉक में से, मतलब कि यहाँ पे सेलर आ गए। ठीक है, इसको हम कहेंगे बियरिश एनगल्फिंग। जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो इसके बाद ऐसा माना जाता है, बियरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या फिर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी कैंडल है, जैसे ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, और ये कैंडल हो गई। देखो यहाँ पे बायर का प्रेजेंट तो दिख रहा है, लेकिन आप सेलर का प्रेजेंट देखो, मतलब बायर सिर्फ 50 है और सेलर 300, 400, 500 है, जिसकी वजह से प्राइस गिर गए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा है, बायर की मौजूदगी तो है लेकिन सेलर्स की मौजूदगी उनसे ज्यादा है, क्वांटिटी में सेलर्स ज्यादा है। तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, एनगल्फिंग का मीनिंग ऐसा होता है कि कहीं पे कोई लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बायर्स आए, इनको ये पूरा खा गए। ठीक है, पूरा का पूरा खा गए। ये एक प्रकार का ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन एनगल्फिंग को हम ऐसे जानेंगे कि जब भी कोई आता है, जैसे कि बायर आया, अब वो उसी का ऑपोजिट हो जाएगा बुलिश में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब भी बायर आए, 50 बायर आए, तो 300 सेलर आके इनको खा गए, मतलब पूरा मार्केट को डाउन ले गए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम चीज है। तो जब भी ऐसी पैटर्न बनेगी तो हम उसको कहेंगे बियरिश एनगल्फिंग, जिसका मीनिंग है अब स्टॉक थोड़ा और भी डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, बुलिश एनगल्फिंग। जो बियरिश एनगल्फिंग का था उसका पूरा उल्टा है ये, कि यहाँ पे पहले सेलर आए, सेलर एक प्राइस को नीचे ले गए, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए का प्राइस था, और सेलर इसको
90 पे ले गए, वापिस इसको 90 पे लाए, यहाँ पे 92 से वापिस ये स्टॉक 90 पे गया, लेकिन इसने सीधा 120 हाई बनाया और क्लोज इसने किया 115 पे। तो जब भी ऐसी चीज होती है कि सेलर्स पहले आते हैं, सेलर्स आए, सेलर्स यहाँ पे कुछ 50 आए, लेकिन जब बायर्स आए, बायर्स की क्वांटिटी आई 150 200, जो ये पूरे सेलर्स को खा गए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सेलर्स आए पहले कुछ, और जब बायर्स आए तो सेलर्स की मात्रा से ज्यादा क्वांटिटी में आए। यहाँ पे भी आप सेम वही चीज देख सकते हो, इतनी इसकी बॉडी है, इतने सेलर्स थे, और यहाँ पे जब बाइंग आया तो पूरा इसको तोड़ के प्राइस स्टॉक का ऊपर ले गए और यहाँ पे इसने लूज कर दिया। तो सेलर्स इतने थे 50, और यहाँ पे बायर्स आ गए उससे ज्यादा 100, या फिर आप मान लो 150। तो जब भी ऐसी चीज होगी तो इसको हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो ये हमारा कैंडल जो फॉर्मेशन होता है वो पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।